नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन सिंह है। आज दिल की बात में हम करेंगे हिंदुस्तान की चाइना जो पॉलिसी रही है, जो मेजर मिस्टेक्स हुए हैं हिस्टोरिकल और मॉडर्न, उन सब के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या रहा है। इसका कोर आप समझ लीजिए कि जो कोर हम लोगों के साथ प्रॉब्लम रही है चाइना पॉलिसी में, वो ये रही कि हम लोगों ने चाइना को हमेशा अपीज़ किया है। अपीजमेंट की पॉलिसी थी ताकि हम लोग अपने ग्रोथ पे फोकस कर सके, अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर सके। इसके लिए हम लोगों ने शुरू से लेके आज तक चाइना को अपीज करने की कोशिश करी। हम लोग की सबसे पहली गलती रही 1954 में, क्योंकि 1954 से पहले जो है तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी और ऑटोनोमस पूरा एरिया था, लेकिन उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने उसको फोर्सफुली ऑक्युपाई कर लिया और नेहरू जी ने उसको कहीं ना कहीं उनको अपीज करने के लिए उसको मान लिया कि ये चाइना का तिब्बत जो है ऑटोनोमस पार्ट है और हिंदुस्तान को इससे लेना देना नहीं है और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है। इसमें हालांकि हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग आर्म्स के, हम लोग भी उसी समय नए नए आज़ाद हुए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हम लोग के पास आर्म्स भी नहीं थे, एयरफोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, हम लोग के पास बहुत सारी कमियां थी, खुद हम लोग एक गरीब देश थे, तो हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। कर एक कंट्री सकता था, वो है यूएसए, लेकिन उसने नहीं किया। खैर, उस पर बात करने से कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि हम लोग 1962 में जब चाइना ने अटैक किया तो हम लोग रेडी नहीं थे। हम लोगों की जो इंटेलिजेंस थी वो उसकी भी सबसे बड़ी फेलियर थी। 1962 से पहले जो है हम लोग कहीं ना कहीं चाइना के एग्रेसिव जो पॉलिसी है उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे, उनको अपीज करते रहे। और तिब्बत को देने के बाद, तिब्बत को उनके नाम करने के बाद या उनके लिए लिवरेज देने के बाद हम लोगों ने कहीं कहीं सोच रखा था कि चाइना अब हम पे अटैक नहीं करेगा, और शायद इसी एजम्पशन में हम लोगों ने इनको तिब्बत दे भी दिया था। अदरवाइज हम वहाँ तिब्बतियंस को कम से कम एटलीस्ट आर्म्स वगैरह प्रोवाइड करा सकते थे, उनको हम हेल्प कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और जब अचानक 1962 में जब अटैक हुआ तो उस समय नेहरू जी इंडिया में थे भी नहीं, और जब वो लौट के आए तो उनको पता चला कि इतना मैसिव अटैक हो चुका है। तो हम लोग कहीं ना कहीं हिंदी चीनी भाई भाई के उसमें लगे रहे, और चाइना ने अटैक करके अरुणाचल पार्ट में और लद्दाख में अटैक करके लद्दाख का मैक्सिमम पार्ट और अरुणाचल का भी कुछ एरिया लगभग उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जो मेन लद्दाख का सबसे बड़ा एरिया लिया उसको हम लोग एक्साइचिन कहते हैं, जो आज भी चाइना के कंट्रोल में है। अच्छा, ये 1962 से पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई, जो एक मिस्टेक रहा, वो ये रहा कि 1962 से बहुत पहले अमेरिका ने ऑफर दिया था इंडिया को कि आप वेस्ट कंट्री के साथ अलाइन हो जाओ, लेकिन नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं बहुत डाउटफुल थी, वो बहुत परेशान थे और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हम नॉन अलाइंड रहें या अलाइंड हो जाएं। लेकिन चूंकि वहाँ पे उस समय यूएस का ऑफर था कि आप हमसे अलाइंड हो जाओ, हमसे एटॉमिक बम ले लो, ताकि आप जो है चाइना और पाकिस्तान का जो एग्रेशन अगर फ्यूचर में कभी होता है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सको। लेकिन नेहरू जी की पॉलिसी थी कि नहीं, एटॉमिक तो बहुत दूर की चीज़ है, हम लोग किसी पे एग्रेशन का और किसी को उसके चक्कर में हम लोग रहना ही नहीं चाहते, और किसी और एक जो एलाइज है जो चल रहा था उसमें वेस्टर्न कंट्री के साथ अलाइन हो जाओ या नॉन अलाइंड हो जाओ, जो भी समीकरण था उसमें हम लोग फंसना नहीं चाहते थे, हम लोग नॉन अलाइंड रहे। और ये हम लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक है। उस समय अगर हम लोग अमेरिका के साथ अलाइन हो जाते तो शायद 1962 वार में हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, 1965 में भी पाकिस्तान के साथ सपोर्ट मिलता, और जो पाकिस्तान के साथ बाद में यूएस चला गया वो भी नहीं जाता। ब्रिगेडियर दलवी एक थे, उन्होंने एक बुक लिखी है हिमालयंस ब्लंडर, उसको कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि हम लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स रही है। हम लोगों ने कभी आर्मी पे और अपने एयरफोर्स पे कभी पैसा खर्च करने या उस पर इन्वेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करी। हम लोगों के पास प्रॉपर शूज़ तक नहीं थे, बहुत पुरानी, मतलब हम लोग के पास गन्स थे और बहुत सारी तैयारियों में कमी। हम लोगों ने कभी इस पर इन्वेस्ट नहीं किया। उनकी किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि वो इस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे और वो प्रिजनर ऑफ वॉर भी रहे थे चाइना में, और लगभग 6 महीने वो प्रिजनर ऑफ वॉर रहने के बाद वो निकले थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो अगर मौका मिले तो सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में हुई 2003 में। 2003 में वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी एक सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जब वो चाइना गए तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा, उसमें कहीं ना कहीं तिब्बत जो चाइना ने ऑक्युपाई करा उसको उन्होंने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो एक ऑटोनोमस पार्ट छोटा सा उन्होंने तिब्बत के लिए डिमार्केट कर दिया कि यही सिर्फ ऑटोनोमस पार्ट रह गया तिब्बत को। तो उसको कहीं ना कहीं अटल जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इतना ही पार्ट जो है वो तिब्बत का है। तो जो बड़ा लार्ज एरिया जो था तिब्बत का, वो ऑलरेडी
हाथों से निकल गया तिब्बत के। तो हालांकि वैसे हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, लेकिन फिर अगेन वही अटल जी ने भी उसी पे अपीजमेंट वाली पॉलिसी पे फोकस किया अपने आप को, कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हम तिब्बत के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, ताकि हम अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक था जो कि एनडीए सरकार के समय में हुआ। 2004 से लेके और 2014 तक जब यूपीए सरकार थी, उस समय भी ढेर सारी इस तरह की गलतियां हुई, जिसमें कहीं ना कहीं जो भी वो उसकी जो चाइना की पॉलिसी थी कि वो 3 कदम आता था, 1 कदम पीछे जाता था, 2 कदम फिर भी कब्जा कर लेता था, इसको हम लोग नज़रअंदाज करते रहे। और धीरे धीरे वो लगभग जितना बड़ा बॉर्डर है हमारा उनके साथ, उसमें कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई करता ही रहा। और आज भी कहीं ना कहीं वो अरुणाचल को अपना पार्ट मानता है। हालांकि वो कुछ कर नहीं पाता उसमें, क्योंकि हमारी वहां पे सेना बहुत ज़्यादा सशक्त तरीके से खड़ी है। लेकिन वहां वो करता क्या है कि अगर वर्ल्ड बैंक से अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह आता है अरुणाचल के लिए इंडिया पार्ट समझ के, तो वो उसको ब्लॉक करता है, वो बदमाशी करता है कि नहीं ये तो चाइना का पार्ट है, आप इसमें कैसे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 2004 से 2010 तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, 2014 तक की ये प्रॉब्लम थी। 2015 से लेकर 2020 तक की अगर हमारी प्रॉब्लम देखी जाए, तो उसमें भी जो भी सरकार रही उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रही, चाहे वो एनडीए सरकार, मोदी सरकार रही, वो भी कहीं ना कहीं अपीजमेंट पॉलिसी में लगे रहे। कहीं ना कहीं वुहान समिट हो रहा है, कभी तमिलनाडु में वो आ रहे हैं तो उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। तो ये सारी गलतियां हम लोग, इनफॉर्मल समिट्स हो रहे हैं, ये सब हम लोग करते रहे उनको अपीज करने के लिए। और हम लोग चाहते थे कि किसी तरह हम इनसे उलझे नहीं, हमारा इनके साथ वॉर ना हो, और हम उनको मतलब सब्सिडाइज करते रहे कि आप कुछ भी करेंगे हम आप पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट अगर चाइना का देखो तो वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को अक्सर यूएनओ में जब उस पर आतंकवादी घोषित करने की बात हुई तो वो उसको डिफेंड करता रहा। तो ये हमारी प्रॉब्लम रही, हम लोगों ने उस पर चाइना की इस एग्रेसिव पॉलिसी को हम लोग समझ नहीं पाए। और हम लोग हांगकांग मामले पे कुछ नहीं बोले, हम तिब्बत मामले में कुछ नहीं बोले, हम ताइवान के मामले में कुछ नहीं बोले। तो ये भी हमारी इस मॉडर्न डेज की ये जो प्रॉब्लम थी ये थी। इनफैक्ट कोरोना वायरस जब फैला, तो कोरोना वायरस फैलने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने बिल्कुल खुल के चाइना को अपोज किया कि आप यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, और ये एक कंट्री वायरस इनका ही फैलाया हुआ है, ये सब जब बातें हुई, तो उस समय भी कहीं ना कहीं हमारी मोदी सरकार जो है अपीजमेंट पॉलिसी में लेकर रही और खुल के नहीं बोले। अपीजमेंट पॉलिसी एग्जैक्टली इसको नहीं कह सकते, लेकिन खुल के विरोध नहीं किए। तो ये मॉडर्न डेज की सबसे बड़ी मिस्टेक्स रही है। हम लोगों का एक्चुअल स्टैंड तब शुरू हुआ जब उनका एग्रेशन जो है गलवान वैली में आया, और वो जो हमारी जो सड़कें बन रही हैं, जो धीरे धीरे डेवलप की जा रही थी, उसको वो अपोज करना शुरू करे। और गलवान वैली में जब अटैक हुआ और हमारे 20 जवान मारे गए, तब जाके हमारा स्टैंड थोड़ा एग्रेसिव हुआ। और अब हम ताइवान के सपोर्ट में भी बोलने लगे हैं, हांगकांग के भी सपोर्ट में बोलने लगे हैं। हांगकांग के सपोर्ट में तो अभी यूएन में ही बात रखी गई है, जो कि इंडिया रखी, जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब धीरे धीरे तिब्बत के सपोर्ट में भी, और तिब्बत के इंडिपेंडेंस के बारे में, जैसे यूएस ने उसको इंडिपेंडेंट कंट्री अपने पार्लियामेंट में उसने घोषित कर दिया है, सेनेट में, तो उसको हम लोगों को बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और खुल के खड़े होना चाहिए। और जो लास्ट मिस्टेक मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जो आज खबर आ रही थी, जो हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता है कि अभी खबरें आ रही हैं कि गलवान वैली से चाइनीज जो है अपने ट्रुप्स को वापस ले रहे हैं। अब मीडिया में तो ये सब भी बातें होती है कि वो चाइनीज डर गए इसलिए वापस जा रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ गलवान वैली में रिवर में पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है इसकी वजह से वो पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पीछे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान से डर गए। हालांकि हमारी मीडिया चिल्ला रही है कि वो डर गए, हटने वाला चाहिए, हटाने वाला चाहिए, वो सारी बातें चल रही हैं, लेकिन मैं इस पर रिलाई नहीं करता हूँ। चाइना को हम लोग ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। और ये एक ऐसा मौका है आज के डेट में, जब पूरी दुनिया इस कोरोना पेंडेमिक के बाद और इंडिया के साथ जब एग्रेशन किया है और कई कंट्रियों के साथ उसका एग्रेशन, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का, तो ऐसे में पूरी दुनिया जो है आज के डेट में लामबंद है कि हमें चाइना को रोकना है। और सब लोग उनके प्रोडक्ट्स को भी बाइकआउट कर रहे हैं, और मिलिट्री भी कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज की अब एग्रेसिव हो गई हैं। यूएस ने अपने 2-3 जहाज भी भेज दिए जो वॉरहेड्स कैरी करते हैं, और जो प्लेन्स कैरी करते हैं अटैक के लिए, वो भी साउथ चाइना सी में भेज दिए। तो ऐसे में
ऐसे में हिंदुस्तान को किसी भी एंगल से ना बॉर्डर से अपनी सेना को वापस लेना चाहिए, ना अपने एग्रेसिव स्टैंड को पीछे लेना चाहिए। चाहे वो मंगोलिया के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात हो, चाहे ताइवान के बारे में बात हो, चाहे हांगकांग के बारे में बात हो, या तिब्बत को खास करके लेके। और इस फोकस के साथ हमें एग्रेसिव रहना पड़ेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि वो पीछे चले गए तो अब क्या करना है, अब चाइना से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, अब हम उनके ऐप को इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, खुल के बिजनेस करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस स्टैंड में आज के डेट में हम लोग हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है तो करना है, उनके ऐप बैन हैं तो हैं, और बॉर्डर से हम अपने आर्म्स को और अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएंगे। पूरे वर्ल्ड को जो हम लोगों ने एयरक्राफ्ट वगैरह खरीद रहे हैं, S-400 वगैरह मंगा रहे हैं, उसको हम मंगाएंगे और हम एग्रेसिव तरीके से इस बार पीओके को और अक्साई चीन को अपने कब्जे में लेंगे। और अरुणाचल का भी एरिया और जो भी एरिया अब तक उन्होंने कब्जा हमारा किया है उसको अपने अंडर में लेंगे। और ऑब्जेक्टिव इस बार का होना चाहिए कि हमारा बॉर्डर चाइना के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, हम तिब्बत को आज़ाद कर दे, ताकि जो पहली गलती हुई थी, जो हम लोग सोचते थे कि तिब्बत को हम अगर छोड़ देंगे तो हमारे प्रति एग्रेसिव नहीं होगा, ये हमारी जो गलत सोच थी उसको अगर इस बार अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो हम अक्साई चीन भी नहीं ले पाएंगे, पीओके भी नहीं ले पाएंगे, और हिस्ट्री में ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी, सबसे बड़ी गलती। इस बार की पॉलिसी में हम लोगों को ये स्टैंड हमारे देश को जरूर रखना चाहिए कि चाइना का जो, अच्छा चाइना का एक चीज और मैं बता दूं कि चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है वो आज का नहीं है, वो आज उसको क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि उसने लगभग 1840 से 1940 तक जो उसके साथ ह्यूमिलिएशन हुआ है चाइना पे, जो दुनिया भर के कंट्रीज ने अटैक किया, चाहे वो नैनकिंग अटैक हो, चाहे वो ओपियम वॉर हो, चाहे वो फ्रांस ने कुछ एरिया कब्जा किया, या फिर रशिया ने कुछ एरिया कब्जा किया, वो पूरे 100 साल का उसका जो हिस्ट्री रहा है उस बॉर्डर को वापस लेना चाहता है। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि ये मामला टल गया, तो ऐसा नहीं है। ये एक कंट्री ऐसी है जो एक कम्युनिस्ट विचारधारा की है, और कम्युनिस्ट विचारधारा आर्म्स पे और हथियार पे बिलीव करती है, और अपने एक्सपेंशन मोड में वो हमेशा रहेंगे। आज ये मैटर दब गया और पूरे वर्ल्ड अगर जिस एग्रेशन से चाइना के अगेंस्ट आए हैं, अगर हम पीछे चले गए तो हिंदुस्तान कभी भी अक्साई चीन, इनफैक्ट पीओके हम नहीं ले पाएंगे, और हमारी विश्व शांति की जो हमारा सपना है वो वैसे भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। दिल की बात में बस इतना ही कहूँगा, इस गलती को हमें दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि 1962 से भी बहुत बड़ी गलती होगी। इस बार अगर चाइना के किसी भी छलावे में आके हम अगर ये समझे कि वार टल गया, ये बहुत अच्छी बात है, ये गलत सोच होगी। हमारा आने वाला जनरेशन इसका शिकार होगा, इसका शिकार होगा। दिल की बात में बस जितना ही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।